नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं, रियल एस्टेट एक्ट यानी रेरा 2016। जी हाँ, रेरा। इसके आने से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी कुछ बदला है, या कई ये बदलने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कानून के मतलब भारत सरकार के इस एक्ट के मुख्य हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद ये देखना है कि ये कानून काम कैसे करता है, कैसे पारदर्शिता लाता है, और सबसे जरूरी घर खरीदारों मतलब आवंटियों के लिए इसके क्या मायने हैं। सही। तो रेरा आया 2016 में। इसका उद्देश्य सिर्फ रेगुलेशन नहीं था, बल्कि पूरे सेक्टर को प्रमोट करना भी था, सही तरीके से। बिल्कुल, मतलब प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग की बिक्री में पूरी पारदर्शिता हो, काम तेजी से हो, और जो उपभोक्ता हैं उनके हितों की रक्षा हो, और अगर कोई झगड़ा हो तो जल्दी सुलझे। अच्छा, तो इसमें कुछ खास शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जैसे आवंटी। हाँ, ये कौन होता है? अवांटी मतलब वो व्यक्ति जिसे बिल्डर ने कोई प्लॉट या अपार्टमेंट बेचा है या बेचने का एग्रीमेंट किया है। इसमें किराएदार नहीं आते। ओके। और प्रमोटर, ये तो बिल्डर ही हुआ ना? हाँ, प्रमोटर मतलब जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या जमीन लेकर उसे डेवलप कर रहा है या फिर खुद सीधे बेच रहा है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कंपनी भी। और एक शब्द है कारपेट एरिया, ये बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारपेट एरिया मतलब अपार्टमेंट के अंदर की वो नेट जगह जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बाहरी दीवारें, बालकनी या छत वाला एरिया शामिल नहीं होता। अच्छा, मतलब पहले जो सुपर एरिया वगैरह का कंफ्यूजन था वो इससे दूर हुआ। हाँ, काफी हद तक। अब खरीदार को पता होता है कि उसे असल में कितनी जगह मिल रही है। ये पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम है। और रेरा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद रजिस्ट्रेशन को लेकर है। बिल्कुल, ये अध्याय 2 में आता है। कोई भी प्रमोटर अगर एक तय सीमा से बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसे बेचने या विज्ञापन देने से पहले रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाना ही होगा। और जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे उनके लिए भी जरूरी था। अगर उन्हें प्रोजेक्ट पूरा होने का सर्टिफिकेट मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो। यानी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बिक्री या मार्केटिंग नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रेरा के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है। अच्छा, एजेंट्स को भी? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोटर को बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है। अपना पूरा विवरण, पहले के प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड, सारी सरकारी मंजूरियां, प्रोजेक्ट के प्लान, लेआउट। और वो पैसों वाली बात, कुछ 70% का नियम है शायद। हाँ, वो बहुत जरूरी है। खरीदारों से जो पैसा लिया जाता है उसका 70% एक अलग बैंक अकाउंट में रखना होता है, जिसे एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन या जमीन की खरीद पर खर्च हो सकता है। तो मतलब पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल, ये फंड्स की सेफ्टी और प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होने के लिए बहुत अहम है। शायद रेरा का सबसे ठोस असर इसी से हुआ है। इसके अलावा प्रमोटर की और क्या जिम्मेदारियां हैं? उन्हें प्रोजेक्ट की सारी लेटेस्ट जानकारी, जैसे बुकिंग कितनी हुई, काम कहाँ तक पहुंचा, कौन सी मंजूरियां मिली, ये सब रेरा की वेबसाइट पर रेगुलरली मतलब हर 3 महीने में अपडेट करनी होती हैं, ताकि खरीदार देख सकें। हाँ, सब कुछ पब्लिक डोमेन में रहता है। और हर विज्ञापन या ब्रोशर में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना भी जरूरी है। और पैसे लेने के मामले में एडवांस कितना ले सकते हैं? आवंटी से 10% से ज्यादा बुकिंग अमाउंट या एडवांस लेने से पहले एक लिखित एग्रीमेंट फॉर सेल करना अनिवार्य है। उस एग्रीमेंट में सब शर्तें लिखी होती हैं। अच्छा, और अगर बिल्डर बाद में प्लान बदल दे तो? ऐसा भी तो होता था। हाँ, अब ऐसा आसानी से नहीं हो सकता। अगर प्रोजेक्ट के प्लान या स्पेसिफिकेशंस में कोई बड़ा बदलाव करना है तो कम से कम 2/3 यानी 2/3 आवंटियों की लिखित सहमति लेनी जरूरी है। छोटे मोटे बदलाव की बात अलग है। ये तो खरीदारों के हक में अच्छी बात है। बिल्कुल। और एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, कब्जा देने के 5 साल बाद तक। 5 साल? क्या चीज? अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में मतलब ढांचे में कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लिए। ये 5 साल वाली गारंटी काफी मजबूत लगती है। हाँ, है तो। साथ ही प्रोजेक्ट का बीमा करवाना और बाद में उसे आवंटी या उनकी एसोसिएशन को ट्रांसफर करना भी प्रमोटर का काम है। और सबसे जरूरी, समय पर कब्जा देना। और अगर समय पर कब्जा ना मिले तो? ये तो सबसे आम शिकायत होती है। अगर प्रमोटर एग्रीमेंट में दी गई तारीख तक कब्जा देने में फेल होता है तो आवंटी के पास अधिकार है कि वो चाहे तो प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए। और पैसा वापस? हाँ, उसे अपनी पूरी जमा रकम ब्याज के साथ वापस मिलेगी, और साथ में मुआवजा भी मांग सकता है। और अगर वो इंतजार करना चाहे तो? तो फिर प्रमोटर को देरी के हर महीने के लिए ब्याज देना होगा जब तक कि कब्जा मिल ना जाए। ये तो खरीदार के लिए काफी प्रोटेक्शन है। अब आवंटियों के भी कुछ कर्तव्य होंगे। हाँ, बिल्कुल। सबसे मुख्य है कि एग्रीमेंट के हिसाब से
समय पर पेमेंट करते रहें। अगर देरी करेंगे तो उन्हें भी ब्याज देना पड़ सकता है। ठीक है। और जब ज़्यादातर फ्लैट्स बिक जाएं तो उन्हें मिलकर एक एसोसिएशन बनानी होती है, जो बाद में बिल्डिंग का रख रखाव देखती है। इसमें भाग लेना भी उनका कर्तव्य है। इन सब नियमों को लागू करवाने के लिए कौन है, मतलब रेगुलेटर कौन है? हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा अथॉरिटी बनाई गई है। इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोजेक्ट्स और एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना, नियमों का पालन करवाना, शिकायतें सुनना और उनका निवारण करना और सेक्टर को बढ़ावा देना। और अगर कोई अथॉरिटी के फैसले से खुश न हो तो वो रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ओके। और क्या इन मामलों में सामान्य सिविल कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, रेरा से जुड़े मामलों पर सिविल अदालतों का जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार नहीं है। ये मामले रेरा अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल ही देखेंगे। मतलब एक स्पेशल चैनल बना दिया गया। हाँ और अगर कोई नियम तोड़े तो सजा वगैरह? हाँ बिल्कुल, अध्याय 8 में दंड का प्रावधान है। अगर प्रमोटर बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट बेचता है या गलत जानकारी देता है या अथॉरिटी के आदेश नहीं मानता तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। जुर्माना कितना? प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक भी हो सकता है और कुछ मामलों में तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। अरे बाप रे। और ये सजा सिर्फ प्रमोटरों के लिए नहीं है, एजेंट्स और आवंटी भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी जुर्माना लग सकता है। और मुआवजे के मामलों का फैसला करने के लिए अलग से अधिनिर्णय अधिकारी यानी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नियुक्त होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रेरा 2016 ने वाकई एक ढांचा बनाने की कोशिश की है जिससे बिल्डरों की जवाबदेही बढ़े, काम में पारदर्शिता आए और घर खरीदार को एक मजबूत कानूनी सहारा मिले। हाँ, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन, पैसों का सही इस्तेमाल, समय पर डिलीवरी और शिकायत निवारण तंत्र ये इसके मुख्य आधार हैं। इसने मार्केट को काफी हद तक रेगुलेट किया है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे श्रोताओं के नमस्कार, इसका सीधा सा मकसद है रियल एस्टेट में थोड़ी मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। तो सबसे पहले ये रेरा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016, ये आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए, ये असल में एक रेगुलेटरी कानून है, मतलब एक ऐसा कानून जो रियल एस्टेट सेक्टर को कंट्रोल करता है। और इसका खास फोकस है घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना। अच्छा। इसका लक्ष्य है कि चीजें ट्रांसपेरेंट हों, प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे हों और जो धोखाधड़ी वगैरह होती थी वो रुके। और इसी कानून के तहत हर राज्य में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा बनाने की बात हुई, ताकि जो झगड़े वगैरह हों वो जल्दी सुलझ सकें। सही है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है शायद कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, मतलब अचानक से क्यों लगा कि ऐसा कानून चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये कानून उन दिक्कतों का हल निकालने के लिए लाया गया जिनसे खरीदार सालों से जूझ रहे थे, जैसे कि प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा देरी हो जाना या डेवलपर ने जो वादे किए थे उनसे मुकर जाना, ऐसी चीजें आम थी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। तो ये मई 2016 में नोटिफाई हुआ और करीब मई 2017 तक पूरी तरह से लागू हो गया। और इसका मकसद सिर्फ खरीदारों को बचाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि पूरे सेक्टर में निवेश का माहौल थोड़ा बेहतर हो और जो लेन देन है उनमें एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया जाए। अच्छा, तो ये नियम लागू किस किस पर होता है? क्या हर कोई जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसे रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है? नहीं, हर किसी के लिए नहीं। ये उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी हैं जहां जमीन का एरिया मतलब प्लॉट साइज 500 वर्ग मीटर से ज्यादा हो। ओके। या फिर उस प्रोजेक्ट में 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बनने वाले हों। अच्छा, 8 से ज्यादा, ठीक है। और एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं, जिन्हें कानून में प्रमोटर कहा गया है, हाँ। उनके अलावा रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रेरा के तहत रजिस्टर करवाना जरूरी है। अरे वाह, एजेंट्स को भी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरी चेन को ही रेगुलेट करने की कोशिश है एक तरह से। हाँ, लगता तो यही है। शायद सोच यही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डेवलपर लेवल पर ना हो, बल्कि जो बिक्री की प्रक्रिया में शामिल है वो भी जवाबदेह हो। और ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी काफी डिटेल्ड है। प्रमोटरों को कई तरह के कागजात जमा करने होते हैं, जैसे पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट, जमीन का जो लीगल टाइटल है उसकी डीड, या फिर नॉन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, मतलब ये कि जमीन पर कोई पुराना कर्जा या कानूनी अड़चन तो नहीं है। अच्छा, ये सब भी देना पड़ता है? हाँ, और साथ में प्रोजेक्ट के जो अप्रूव्ड प्लान्स हैं, नक्शे हैं, पानी, फायर सेफ्टी वगैरह की सुविधाओं के साथ वो सब, और प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट की जानकारी भी। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है।
तो इन सब दस्तावेजों का मकसद क्या है? सिर्फ फॉर्मेलिटी है या कुछ गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये असल में डेवलपर की क्या कहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ और प्रोजेक्ट की लीगैलिटी जांचने का एक तरीका है। जैसे आईटीआर और बैलेंस शीट से पता चलता है कि डेवलपर फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। सही बात है। और वो जो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है वो खरीदार को एक तरह का भरोसा दिलाता है कि भाई जिस प्रॉपर्टी में वो पैसा लगा रहा है वो कानूनी झंझटों से फ्री है। ये तो जरूरी है। अच्छा, और अगर कोई इन नियमों को न माने तो? मान लीजिए कोई एजेंट है, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है, या डेवलपर ने प्रोजेक्ट रजिस्टर ही नहीं कराया, तो क्या होता है? तो देखिए इसके लिए सजा का भी इंतजाम है। अगर कोई एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के काम करता पकड़ा जाता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। रोज का? हाँ, और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट की लागत के 5% तक जा सकता है। अच्छा खासा है ये तो। बिल्कुल। और अगर वो अथॉरिटी या जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके आदेश नहीं मानते तो और भी सख्त सजाएं हैं, या तक कि जेल भी हो सकती है। 1 साल तक की जेल या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक जुर्माना। और डेवलपर्स के लिए? उनके लिए नियम तोड़ने के क्या नतीजे हैं? डेवलपर्स के लिए तो दंड और भी कड़े रखे गए हैं। अगर प्रोजेक्ट ही रजिस्टर नहीं कराया तो प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है उसका 10% तक जुर्माना हो सकता है। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम या बाद में कोई गलत जानकारी दी, झूठ बोला, तो प्रोजेक्ट लागत का 5% तक जुर्माना। अच्छा। और अगर वो कानून के दूसरे नियम तोड़ते हैं, जैसे कि वादे के मुताबिक टाइम पे पोजीशन नहीं दिया या फिर जो बताया था वैसी क्वालिटी नहीं दी, तो धारा 62, 65 और 66 हैं, जिनके तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है या प्रॉपर्टी की लागत का 10% तक जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बाप रे, जेल भी? ये तो काफी गंभीर नतीजे हैं। हाँ, इरादा तो यही लगता है कि नियमों का पालन सख्ती से हो। तो ये सब चीजें मिलाकर, मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी होना, इतने सारे कागजात की जांच और फिर नियम तोड़ने पर इतनी कड़ी सजा, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जहां पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। और उम्मीद यही है कि इससे आखिरकार घर खरीदार थोड़ा सुरक्षित महसूस करे। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि रेरा एक्ट कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, खरीदारों को क्या प्रोटेक्शन देता है, किन प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और नियम न मानने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद आगे देखने की है, कि क्या ये कानून जिसमें इतने कड़े नियम हैं, जमीनी हकीकत में खरीदारों का भरोसा उस हद तक वापस ला पाया है जितनी उम्मीद की गई थी? ये एक अहम सवाल है। और क्या अलग-अलग राज्यों में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक जैसा असरदार रहा है? ये भी देखने वाली बात है। और भविष्य में इस सेक्टर में और पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद सोचने की जरूरत है। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।